क्या उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली को लेकर भी कोई नाराजगी शिवसेना के अंदर है? 100% है, इससे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। शिवसेना के अंदर ही नहीं, सबसे ज्यादा तो जो निर्दलीय है उनको ऐसा लगता है, एक निर्दलीय उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि भैया अच्छा हुआ कि भाजपा ने इनको पटकनी दे दी चुनाव में, नहीं तो हमारी तो इनको वैल्यू ही मालूम नहीं थी, हमको कोई इज्जत नहीं दे रहे थे। शिवसेना विधायकों की अपनी अलग शिकायत है, जो कि कांग्रेस के भी 44 विधायकों की है। उनका कहना ऐसा है कि भले इस सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे हो, हमारे जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं हमारे बाला साहब थोरात, अशोक चौहान वडेट्टीवार बैठे हो, लेकिन सरकार का पूरा पावर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है। उसमें भी जो वित्त मंत्रालय संभाले हुए अजित पवार है, उन्होंने इस तरह से नकेल कसी हुई है कि जो एनसीपी के विधायक है उनके ही काम होते हैं, उनको ही फंड का प्रोविजन किया जाता है, बाकी मंत्रियों को भी यही शिकायत दबे जबान में कहते सुनाई देते हैं। तो मुख्यमंत्री के बारे में भी कि वो सुनते नहीं बात, हमें समय नहीं देते, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे ने कभी इस तरह के पोस्ट पे काम नहीं किया हुआ है, उन्होंने कभी किसी इस तरह के चुनाव का सामना नहीं किया हुआ है जहां पे विधायकों के ईगो को भी हैंडल करना काफी आवश्यक होता है। तो आशुतोष जी, नाराजगी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर? और क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है? क्यों ना माना जाए कि शिवसेना के अंदर फूट पड़ी है, पार्टी में डिवाइड हो रही है? देखिए आशुतोष जी, हम लोग दोपहर में भी इस पर बात कर चुके हैं, सत्येंद्र पर ही एक डिबेट में आप भी थे। फूट तो, नाराजगी, असंतोष, ये सब दलों में होता है नेतृत्व को लेके, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब तक बाहर से उसको हवा न मिले, जब तक सामने कोई अच्छा ऑफर न भी दिखाई पड़े, जब तक कोई दबाव ना हो, तब तक वो फूट और असंतोष आप अंदर ही अंदर घुमड़ता रहता है और बगावत नहीं होती है। बगावत तभी होती है जब कहीं से उसको हवा मिले, कहीं से समर्थन मिले, कहीं से ताकत मिले, दबाव पड़े और प्रलोभन मिले। हम लोग भी अपने प्रोफेशन में भले अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना नाराज रहे हो, जब तक दूसरा ऑफर बढ़िया नहीं होता है तब तक नौकरी नहीं छोड़ते हैं, नौकरी छोड़ने की बात नहीं करते हैं। भले अपने बॉस से नाराज हो, कुछ भी करें, रोज आलोचना करें, तो ये तो जाहिर है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में कुछ भी रहा हो, लेकिन जो अचानक ये विस्फोट हुआ है या जो अचानक ये धमाका हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको हवा तो है बाहर से। अब बाहर से किसको हवा होगी? लाभार्थी कौन है? कांग्रेस तो लाभार्थी है नहीं इसमें, कांग्रेस तो लूजर हो जाएगी, एनसीपी लूजर हो जाएगी अगर सरकार जाती है। आम आदमी पार्टी में लाभार्थी नहीं है, लाभार्थी तो बीजेपी होगी ना। तो जब बेनिफिशियरी बीजेपी होगी तो सीधे सीधे बेनिफिशियरी एंगल से अगर देखें तो बीजेपी है, तो बीजेपी ही हो सकती है। तो ऐसे में अगर हवा है तो वहीं से होगी। और जाहिर अब ये हवा मुंबई के नेताओं की तरफ से है या दिल्ली के नेताओं की तरफ से है, ये विषय जांच का हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो पहले दिन से जब से सरकार बनी है, और एक बार वो 4-5 दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बन गए थे, 3 दिन के लिए, और उसके बाद फिर उनको गद्दी छोड़नी पड़ी, तब से वो परेशान है कि सरकार उनकी चली गई, उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए वो बेचैन है। तो जाहिर है कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे थे। और एकनाथ शिंदे उनके संपर्क में भी है लगातार, हम सबको मालूम है, अपने दोनों ही मित्र जो है मुंबई के, ये लोग इस बात को जानते हैं। तो हवा अगर मिली है तो इसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रही होगी। और जाहिर है वो जो है फडणवीस जी बिना केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के या उसके ऐसा कोई कदम उठाएंगे, इसमें भी संदेह है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि ऑपरेशन लोटस सफल होगा कि राजस्थान की तरह फेल होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या कर्नाटक की तरह सफल होगा या राजस्थान की तरह विफल होगा? क्योंकि नंबर गेम जो है, देखिए ऑपरेशन तो कर्नाटक स्टाइल हो रहा है, लेकिन नंबर राजस्थान स्टाइल है। तो ये एक बड़ा है नंबर गेम। कर्नाटक में बहुत कम फासला था, मध्य प्रदेश में बहुत कम फासला था, लेकिन राजस्थान में फासला बड़ा था और यहां भी फासला बड़ा है। इसलिए सबसे बड़ी जो दिन में भी हम लोग बात कर रहे थे, जब तक एकनाथ शिंदे के पास 25 से ज्यादा विधायक नहीं हो जाते, कम से कम 25-30 विधायक, तब तक ये ऑपरेशन सफल होने की उम्मीद नहीं है। और जैसा कि अभी तुलसीदास जी कह रहे थे कि कुछ विधायक ये समझ के पार्टी में कहीं ले आया जा रहा है, चले गए, और वो अब वो तड़पड़ा रहे निकलने के लिए, जिसमें एक अस्पताल भर्ती हो गए, एक चकमा देके निकल गए, कुछ और ऐसे होंगे। तो अगर ये संख्या 19-20 जो भी है उससे घट के 15 या 12 पे आ जाती है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन लोटस सफल होना। और अगर ये संख्या बढ़ती है तो फिर सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब ये उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, कांग्रेस को तो मैं इसमें शामिल नहीं करता कि अपने विधायकों को संभाल ले तो उसकी बड़ी उपलब्धि होगी।
वो उसके लिए कमलनाथ जी को भेजा गया है। अब कमलनाथ जी गए जो खुद अपनी सरकार नहीं बचा पाए मध्य प्रदेश में, वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने गए। ये भी बहुत दिलचस्प है कि कैसे बचाएंगे, वो अपना तो ध्यान कर नहीं पाए वो महाराष्ट्र में। लेकिन चलिए, बड़े नेता है, शायद विधायकों को संभाल ले। असली रणकौशल उद्धव ठाकरे और शरद पवार का है। इसमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। और अगर उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को जो एकनाथ शिंदे के साथ गए उनमें से आधे को भी मनाने में कामयाब हो गए तो सरकार फिर कहीं नहीं जाएगी। और अगर उद्धव ठाकरे के पाले से खिसक गए तो मुश्किल होगी। और अभी जो एक बैठक हुई है, तुलसीदास जी और अपना रविंद्र मुझे सही करेंगे कि जो बैठक उद्धव ठाकरे के यहाँ हुई थी एकनाथ शिंदे को नेता पद से हटाने के लिए, तो शायद उसमें 22-23 विधायक ही पहुंचे थे। ये एक प्रश्न है। इससे लगता है कहीं ना कहीं अभी मामला बीच का है। कई विधायक इंतजार कर रहे हैं कि पलड़ा किधर पड़ेगा, पलड़ा जिधर झुकेगा वो उधर चल देंगे। क्योंकि जब तक विधायकों को, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि कोई विधायक चुनाव नहीं चाहता समय से पहले, यहां तक बीजेपी के विधायक भी नहीं चाहते समय से पहले चुनाव। तो और महाराष्ट्र में कर्नाटक वाली स्थिति नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने के बाद वो उपचुनाव करवाती है और जिता ले जाती है। यहाँ तो पहली बात तो अभी नंबर सरकार बनाने का नहीं बन रहा है। और विधायक अगर उपचुनाव होता भी है तो जो इक्वेशन है वो बड़ा विचित्र है महाराष्ट्र का। बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि अपने विधायकों को स्वीप करा दे, क्योंकि अगर शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस एकजुट रहे उन उपचुनावों में तो फिर उन उपचुनावों में विधायकों को जितना मुश्किल हो जाएगा जो पाला छोड़ करके जाएंगे। क्योंकि जाहिर है उन पर जो जिस तरह के गद्दारी के और इस तरह के धोखाधड़ी के आरोप लगेंगे वो मुद्दा बनेगा। तो वो मध्य प्रदेश या कर्नाटक वाली स्थिति में नहीं है। उतना कंफर्टेबल बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं है जितना कंफर्टेबल मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में है यहाँ की तुलना में। तो ये कुछ प्रश्न है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा हम लोग को इंतजार करना चाहिए। और उद्धव ठाकरे के रण कौशल की, राजनीतिक कौशल की ये सबसे बड़ी और सबसे पहली अग्नि परीक्षा है। वो जो चुनाव सरकार बनी थी उसमें शरद पवार का पूरा की रणनीति ने काम किया था। अब उद्धव ठाकरे की रणनीति की परीक्षा है कि कैसे वो अपने विधायकों को वापस लेके आ पाते हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं वो शिवसेना के ही है। हो सकता है शरद पवार जी कहते भाई मैंने तो एनसीपी के विधायक संभाल लिए, कांग्रेस कहते मैं अपने विधायक संभाल लिए। अब ये उद्धव जी आपकी जिम्मेदारी अपने विधायकों को वापस लाइए, हम तो आपके विधायकों को वापस नहीं ला सकते। तो उद्धव कैसे वापस लाते हैं ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया था कि पहली बार ये हुआ है कि एक्सेस हो रही है उन बागी विधायकों तक और खासकर एकनाथ शिंदे तक जो सूरत में बैठे हुए हैं। इसके पहले चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, या राजस्थान में जो सचिन पायलट हरियाणा में बैठ गए थे, तो एक्सेस नहीं थी, एक्सेस नहीं थी उन तक। ये एक्सेस क्यों हो रही है और कैसे एकनाथ शिंदे उद्धव से बात कर रहे हैं, उनके दूत बात कर रहे हैं, ये थोड़ा दिलचस्प विषय है। और एक बात मैं बताऊं, एकनाथ शिंदे के कहने से उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे ये मैं सहमत नहीं हूं। अगर उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ जाना होगा तो सीधे बात करेंगे। वो बीच में एकनाथ शिंदे को नहीं लाएंगे, फिर वो सीधे बात करेंगे, सीधे अपना कोई समझौता फार्मूला निकालेंगे कि उनको जाना होगा। और जाहिर है 2.5 साल का जो फार्मूला था वो बीजेपी के साथ का था। 2.5 साल अगर हो गए उद्धव ठाकरे को तो उसमें बीजेपी का एहसान नहीं है, वो तो एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से है। और उद्धव मुख्यमंत्री पर है और मुख्यमंत्री पद का स्वाद उनको लग चुका है। अब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके बीजेपी की सरकार बनवाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। ठीक है रवि, इस वक्त जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर आ रही है वो ये उनकी रिपोर्ट के हिसाब से इस वक्त शिंदे के साथ 30 विधायक हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है। मुझे नहीं मालूम कितनी कंफर्म नहीं है, लेकिन चूंकि इंडियन एक्सप्रेस ने ये कहा है कि शिंदे के साथ 30 विधायक मौजूद हैं। ये 30 का आंकड़ा अगर है तो इसका मतलब फिर तो शिवसेना में वर्टिकल स्प्लिट वाली स्थिति नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे दरअसल माइनॉरिटी में चले गए और शिंदे के साथ ज्यादा विधायक हैं। रवि आपको आवाज आ रही मेरी? देखिए, अगर मेरी आवाज आ रही है? हाँ साफ आ रही, बोलिए। हाँ, अगर 30 बेसिकली शिवसेना ने भी दावा किया है कि उनके साथ में 30 विधायकों का संपर्क हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये दावा दोनों भी तरफ से किया जा रहा है। नहीं, मुझे मेरे लगता ख्याल है से जी रवि बोलिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा दोनों भी तरफ से अपनी अपनी तरीके से अभी नहीं। रवि आपको दोबारा से अगर आप लॉक करेंगे तो आपकी आवाज साफ आ जाएगा। अभी आपकी आवाज दे। तुलसी आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की जिस खबर का आपने जिक्र किया है उससे अभी जैसे रविंद्र बता रहे थे कुछ हाल वैसा ही है। दोनों तरफ से दावे होना
क्योंकि जो बात मैंने कही थी कि जो बीच की दीवार पर बैठे हुए लोग हैं, फेंस पे बैठे हुए लोग हैं शिवसेना के, जो चाहते हैं कि जहां का पलड़ा भारी दिखे कि वहां पर चले जाए, ऐसा एक बड़ा तबका है। लेकिन साथ ही में अभी जैसे एक विधायक की मैंने बात की थी जो उस्मानाबाद के है, अकोला के दूसरे विधायक की बात की थी जो अभी सूरत में है, उसी के वैसे कोल्हापुर के एक विधायक के भाई का बयान है जो डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन उनका नाम है आबिटकर, एक आबिटकर नाम के शिवसेना के विधायक है कोल्हापुर के। उनका कहना ऐसा है कि भले ही मेरे भाई का फोन भी कुछ अन्य शिवसेना विधायकों की तरह अनरीचेबल आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज कन्वे किया हुआ है कि वो शिवसेना के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र के लिए उनको जो फंड का आवंटन चाहिए था वो मुख्यमंत्री की तरफ से मिलता रहा है, तो उनको नहीं लगता है कि वो शिवसेना छोड़ के जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। तो इस तरह के भी जो शिवसेना की तरफ से विधायकों को संपर्क करके अपने खेमे में लाने के या अपने खेमे में कायम रखने की कवायद चालू है, उसमें भी सफलता मिलते दिखाई देती है। लेकिन आशुतोष जी, एक बड़ी बात उसमें यही है कि जैसे अमित शाह का इस पूरे परिदृश्य में शामिल होना, इस समीकरण जुटाने में लग जाना, अगर भाजपा अपनी तरफ से कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि जहां तक जो मेरी जानकारी है कि भाजपा नहीं चाहती कि 23 नवंबर 2019 के तड़के सुबह जो हुआ था, एक 80 घंटे की सरकार का उस समय शपथ ग्रहण हुआ था तड़के सुबह, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जो अभी भी डीसीएम है सूबे के, वही उस समय डीसीएम बने थे, लेकिन फडणवीस के साथ बने थे, भाजपा के साथ। लेकिन 80 घंटे में उस सरकार का टाइटा फिस्ट हुआ था। भाजपा अब उस तरह का कोई कदम जल्दबाजी में उठाना नहीं चाहती। भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहती कि स्थिति क्या है। अगर उतने फिगर नहीं जमते तो भाजपा हो सकता है कुछ अलग तरह का भी सोचे। लेकिन इसमें और एक संदेह मुझे लगता है जो अभी राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा में है कि क्या एक तरह से, क्योंकि देखिए एक बात जो आपने भी कही, विनोद जी भी नहीं कही, कि पहली बार हो रहा है कि कोई बगावती तेवर अपना के पार्टी से रूटकर किसी और राज्य में, जहां पे जिस पार्टी के फायदे के लिए वो करते हैं, उनका सत्ता है, वहां पे जाके बैठे हैं और वहां से वो अपने पार्टी आलाकमान से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे क्या सचमुच एकदम अलग राह चाहते हैं, या फिर शिवसेना और भाजपा को फिर एक बार अलग एक राह अपनाने के लिए कोई मौका देने की कोशिश अलग तरह से हो रही है? इस तरह की भी चर्चा महाराष्ट्र के इसमें शुरू हो गई है। कुछ उस तरह की राजनीति तो इसके पीछे नहीं है कि उद्धव ठाकरे के लिए भी एक तरह से सम्मानजनक रहा होगी कि देखिए, मैं तो हटना नहीं चाहता था, लेकिन बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को एकजुट रखने के लिए मैं अपने इससे हट रहा हूं और मेरे पार्टी को आगे बढ़ा रहा हूं। इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि शिवसेना के विधायकों की ज्यादातर शिकायत जो आ रही है, शिवसेना के नेताओं की जो शिकायत है, वो सत्ता में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर है, जिसे ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। आशुतोष जी, रवि, आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? खुद मुख्यमंत्री के पद को छोड़ के किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में बात कर सकते हैं, या वाकई में वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं ताकि शिवसेना बची रहे? देखिए, जो एक्सेस की बात थी, मुझे लगता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम के जैसा है। एक हिंदुत्व के मुद्दे पे शिवसेना के लिए मेरे ख्याल से एक्सेस और या राह बनाने की कोशिश भी हो सकती है कि अगर बातचीत का कोई दौर खुलता है तो हिंदुत्व के मुद्दे पे खुल सकता है। दूसरी बात कि शिवसेना बीजेपी के साथ में क्यों जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई ऑप्शन बनता है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ में जाना पड़ सकता है, तो वो इसलिए हो सकता है कि अनिल परब, चूंकि अब उनकी गिरफ्तारी होने की संभावना है, कुछ बैठे हुए थे, और मेरे ख्याल से अब पूरा ईडी का शिकंजा या फिर सेंट्रल एजेंसियों का शिकंजा जो है वो ठाकरे परिवार के घर तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में ठाकरे परिवार पर लगातार दबाव है कि अब इस पूरे मामले को किसी एक ऐसे लॉजिकल एंड पे लाया जा सके जहां पर उनको खुद को भी शील्ड मिले, क्योंकि अब सेंट्रल एजेंसी, कोर्ट, इन कहीं पर भी किसी को भी में अगर बीजेपी के साथ में शिवसेना का गठबंधन की कोई गुंजाइश होती है तो इसी वजह से हो सकती है। दूसरा मुद्दा है कि ईगो का मुद्दा है कि मुख्यमंत्री पद की लड़ाई थी, मुख्यमंत्री पद के ऊपर से ही
मामले टकराव हुआ था। तो 50% का ये जो मामला था ये ईगो का टकराव था। अब इससे अगर एक स्टेप पीछे जाना है तो इसमें कोई रिस्पेक्टेबल वे आउट अगर होता है तो ये इस तरह की अगर स्क्रिप्ट है तो इसमें यही हो सकता है कि पार्टी से ही दबाव बना कि हमको अब झुकना पड़ा, अब हम क्या करें, हम तो चाहते कि महाविकास आघाड़ी सरकार को चलाए रखे लेकिन अब पार्टी बच नहीं रही है तो हमको ये लेना पड़ रहा है। तो ये हो सकता है, लेकिन ईगो का टकराव मेरे ख्याल से ठाकरे फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा टकराव है। मेरे ख्याल से बीजेपी के साथ में जाने के बारे में उनकी अपने बहुत सारे रिजर्वेशंस है। अब जाके जब ये कवायद शुरू हो जाएगी विधायकों को पटाने की तो मुझे लगता है कि देखिए डिफेक्शन तक नहीं पहुंच पाएगी एकनाथ शिंदे का गुट। आज भी अगर 30 के आंकड़ों पर भी अगर ये रुका हुआ है तो उसको फिर भी 36-37 का जो मार्क है उसको टच करना पड़ेगा और एक एक दो विधायकों में खेल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है दोनों भी तरफ। तो अब से ये खेल शुरू हुआ है, मैदान खुल चुका है, तो यहाँ पे अपनी अपनी पॉलिटिकल जितना भी मेरे ख्याल से अनुभव है वो दांव पे लगा के हर कोई पार्टी खेलना चाहेगी। लेकिन इसमें देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है कि बहुत अपर हैंड रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टियां जहाँ पे राजनीति कर रही है, चाणक्य लड़ रहे, तो मेरे ख्याल से बीजेपी से लड़ना इन तीनों भी पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल चीज है। फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मामला पूरा विधानसभा के अंदर आएगा तब डिस्कशन में आएगा। इसके पहले की बात अगर एक बार महाराष्ट्र के विधानसभा में एक जो मामला हुआ मैं याद दिला दूं, पद्माकर बल्वी नाम के एक एमएलए थे और इसी तरह से कुछ एमएलएस को नारायण राणे और इन लोगों ने हाईजैक करके रखा हुआ था मातोश्री क्लब में। उसके बाद में तब तक तो सब पूरा मामला था कि सरकार गिर गई और आंकड़े भी वैसे ही कह रहे थे। लेकिन जब विश्वास मत का मामला था और जैसे ही वो विधायक विधानसभा वहाँ पे उनको जो गुंडे लेके आए थे उनको गन पॉइंट पे रखा गया था, वो प्रोटेक्शन हट गया। जैसे विधानसभा के अंदर आ गए वो अध्यक्ष के चेंबर में चले गए और उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन तो सरकार के साथ में, और उन्होंने हाउस के अंदर वोट कर दिया। तो जैसे ही विधानसभा के अंदर आएंगे वो सारा टेरर और सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से एमवीआई वो इंतजार करेगी कि ये सारे एमएलए वहां से हटके विधानसभा के अंदर आए, और जैसे ही अंदर आएंगे वो सरकार। बिल्कुल विनोद जी, क्या इसमें एक चीज से, एक संभावना से आप इनकार कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो भगत सिंह कोश्यारी है वो भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरीके से उनका पूरा रवैया रहा है, जो मौजूदा उद्धव ठाकरे की सरकार है, बिल्कुल कन्फ्रंटेशन का रवैया रहा है, कोई बात वो मानने के लिए तैयार नहीं रहते। ऐसे में वो ऐलान कर दे कि भाई राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दें कि विधानसभा को हम सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो जो सरकार है उसके पास फिलहाल जो है वो बहुमत का आंकड़ा नहीं। ज्यादा क्या होगा, ये पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में 2-4 दिन सुनवाई होगी और इस दौरान वो सारे विधायक को मैनेज कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव लगता है आपको? देखिए, मौजूदा निजाम में कुछ भी संभव है करने के लिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था है, खास करके एसआर मुंबई केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।